Hi guys, hope you are doing well. You are welcome in Achievers Pathshala. Our today topic is RBI and its monetary policy. मैं हूं विकास झा आप सबके साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है और अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं या बीकॉम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे। और जैसे कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एनटीए की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या होता है आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का यह सेंट्रल बैंक है। इज द मेन बॉडी दैट कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। जो भी मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनती है वह यह बैंक बनाती है। और जितने भी बैंक है इंडिया में, सभी बैंकों को ये रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। They control the flow of money into the market through various instrument of monetary policy. ये तरह तरह के मॉनेटरी पॉलिसी लाती है जिसके थ्रू ये जो है मार्केट को और कंट्रोल करती है और बैंक को कंट्रोल करती है। This helps the RBI control the inflation and liquidity in the economy. इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है बूस्ट करने के लिए जो है ये हमेशा प्रयास करती रहती है। उसको और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि लोगों के पास जो है पैसा ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई जो है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। ओके, डिमांड डिमांड आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई उतनी की उतनी रहेगी, तो ऑब्वियसली जो है उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़, जो चीज आपको पहले 10 रुपए की मिल रही थी वही चीज आपको 100 रुपए में मिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डिमांड करने वाले बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, जो सप्लायर है जो उसको उसकी प्राइस बढ़ा देता है। तो यही हमारा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? मार्केट में पैसा ज्यादा, मार्केट में पैसे का जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इजीली आपको लोन मिल जा रहा है, इजीली आपको फंड कहीं से मिल जा रहा है। ओके, तो मतलब कि लोगों के पास प्रचुर मात्रा में पैसा है। इन्फ्लेशन के मतलब प्रचुर मात्रा में पैसा है तभी तो डिमांड इतनी ज्यादा करेंगे। पैसा होगा तभी तो आप डिमांड करोगे, ठीक है? पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से करोगे? ठीक है? तो यही है कि सप्लाई तो उतनी रहती है लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। और उससे क्या होती है कि जो रुपए की जो वैल्यू है, जो करेंसी की जो वैल्यू है, वो मतलब कि बहुत ही मतलब घट जाती है। ठीक है? उसकी स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है। तो यही हमारा इन्फ्लेशन है। इसी को आरबीआई जो है कंट्रोल करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। The Reserve Bank of India. The RBI is the central bank of India. It was established in 1935. 1935 में ये established हुआ था under a special act of the parliament. The RBI is the main authority of the monetary policy of the country. मैंने बताया कि ये main authority है monetary policy के इस country में. The main function of RBI to maintain the financial stability. जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्टेबिलिटी फाइनेंस को जो है मतलब कि वित्तीय जो स्थिरता जिसे बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। एंड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को बैलेंस इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए पूरी कोशिश करती है। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा मतलब कि इन्फ्लेशन हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाए। ठीक है? तो ये इक्विलिब्रियम मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों को जो है मतलब कि इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करती है आरबीआई। The RBI also control and regulates the currency system of our country. It is the sole issuer of currency note in India. करेंसी मतलब कि करेंसी नोट जो इंडिया में छापे जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो आरबीआई ही बनाती है। The RBI is the central bank that controls all other commercial banks and financial institutions and finance. ये जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आपके कॉमर्शियल बैंक्स है, सबको जो है आरबीआई कंट्रोल करती है। इट सुपरवाइज द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। ये पूरी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर्स जितने भी हैं आपके, सबको जो है कंट्रोल करती है, इसको देखती है। ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे मतलब कि एक तरीका, एक वेज जिसके थ्रू वो कंट्रोल करती है। ठीक है? उसी को इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं।
Monetary policy is a way of for RBI to control the supply of money in the economy. So this credit policy helps to help control inflation and turn help with the economic growth and development of the country. इससे क्या होता है, इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है और डेवलपमेंट होता है कंट्री का. जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा तो आपने वहां पे देखा होगा कि आरबीआई क्या करती है. आरबीआई एक इंजेक्शन का भी काम करती है. ठीक है, मार्केट में अगर मान लो कि पैसा मतलब कि नहीं है तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करती है. तो वो इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है इंजेक्शन इंजेक्शन मतलब कि मार्केट उसको बोला कि बूस्ट अप करना. ठीक है, तो ये मेंटेन करती है. सो नाउ लेट अस टेक द लुक द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दैट द आरबीआई हैज एट इट्स डिस्पोजल. देखते हैं. देखिए, पहला हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन. इसके थ्रू कंट्रोल करती है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? Open market operations is the RBI involves itself directly and buys or sells short-term securities in the open market. इसमें क्या होता है, आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है. ठीक है, इसमें मीडिएटर कोई नहीं होता, किसी की बैंक के थ्रू नहीं करता. इसमें डायरेक्ट जो है आरबीआई और उसके जो कस्टमर्स यानी कि जो पब्लिक है, डायरेक्ट आ जाती है उसके बीच में. इसमें क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, सेल करती है सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हो गए. दीज आर डायरेक्ट एंड इफेक्टिव वे टू इंक्रीज डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. It also has a direct effect on the going rate of interest in the market. Let us say the market's equilibrium. इसी को जो मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, इसको इंक्रीज और डिक्रीज जो भी इसे करना होता है ताकि सप्लाई को या तो बढ़ाया जाए, ठीक है, या मतलब घटाया जाए, उस पे ये फैसला करती है ताकि मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में रहे. Then the RBI decides to sell short-term securities in the market. The supply of money in the market will reduce, and subsequently, the demand for credit facilities would increase, and also correspondingly, the rate of interest would also see a boost. अब क्या होगा कि जो मतलब डिमांड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी उसका जो है बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा क्रेडिट अगर लोगों को मिलने लग जाएगा, ठीक है, तो वो बैंक से यानी कि डिमांड हमारे लोन्स वगैरह की ज्यादा है तो वो इंटरेस्ट रेट भी हाई कर देंगे. Okay. On the other hand, if the RBI purchasing security from the open market, it open would opposite effect. The supply of money to the market would increase, and so it turn the rate of interest would go down since the demand for credit would fall. इसमें क्या होता है कि the supply of money the market would increase. यानी इसके अपोजिट होता है कि आरबीआई कई बार क्या होती है कि वो परचेज करती है सिक्योरिटीज, यानी कि जो जो उसने बेचे थे मार्केट में अपने सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो भी बेचे थे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, अब क्या कहते हैं उनको खरीद लेगी तो क्या होगा, लोगों के पास से पैसा जो है श्रिंक हो जाएगा. पैसा कहाँ चला जाएगा, पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास. नहीं सॉरी, इसमें अगर वो खरीदेगी तो पैसा चला जाएगा मार्केट के कस्टमर्स के पास, पैसा दोबारा से आ जाएगा, कस्टमर के दोबारा पैसा आ जाएगा तो फिर दोबारा से इकोनॉमी को फिर बूस्ट मिलेगा. ठीक है, और जब आरबीआई जो है मतलब कि बेचती है सिक्योरिटीज को बेचती है तो उसमें उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि जब परचेज करेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा. ठीक है, मार्केट में पैसा जाएगा और जब मतलब कि सेल करेगी तो क्या होगा, मार्केट से पैसा सारा आरबीआई के पास चला जाएगा. ठीक है, तो इसी इसी इस ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इसी को मेंटेन किया जाता है. ओके, तो ये सेल परचेज करती है आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में. ओके, और क्या क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, ये एक्सेट्रा. अब आता है बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है? देखिए, बैंक रेट आता है इसमें वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज द बैंक रेट. A bank rate is essentially the rate at which RBI lends money to commercial banks without any securities or collateral. यानी कि बिना किसी जमानत के, ठीक है, और बिना किसी सिक्योरिटी के जो आरबीआई जो किसको जो है लोन देती है, ये अपने कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है. इट आल्सो द स्टैंडर्ड रेट एट विच आरबीआई विल बाय और डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर सच ऑफ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स. So now if the RBI were to increase the bank rate, the commercial banks would also have to increase their lending rates. And this will help control the supply of money in the market, and the reserve will obviously increase the supply of money in the market. इसमें क्या होता है कि
बैंक रेट क्या होता है? वो बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक्स को जो है लोन प्रोवाइड करती है, वही बैंक रेट कहलाता है। ध्यान रख लेना। बैंक रेट क्या होता है? वह रेट जिस पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है, वो रहता है। अब देखो, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से जो लोन मिला, वो अगर मान लो कि महंगा मिला, 8% पे मिला, तो ऑब्वियसली जो है ये भी उसमें और इंक्रीज करके जो है ये 14% या 15% पे जो है मतलब कि उनको देगी, क्या कहते हैं, बाकी कस्टमर्स को बैंक जो है इंक्रीज करके। तो ऑब्वियसली जब अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो है कमर्शियल बैंक्स को भी अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा, लोग जो है लोन क्रेडिट फैसिलिटीज जो है कम लेंगे। कम लेंगे तो क्या होगा कि मार्केट में पैसा क्या होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अपोजिट अगर कभी लगता है कि आरबीआई को लगता है कि नहीं यार, मार्केट में जो है मतलब कि वो करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए मार्केट को, तो वो क्या बैंक रेट घटा देती है। बैंक रेट घटा देगी तो कमर्शियल बैंक्स को इजीली लोन मिलेगा। इजीली कमर्शियल बैंक को मिलेगा तो वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे कस्टमर को देंगे। मार्केट में क्या होगा, पैसा फिर दोबारा से फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है, फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसी तरह ये होता है बैंक रेट, इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इनफ्लो और आउटफ्लो इसी को कहते हैं, बैंक रेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है मार्केट को। नाउ, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये क्या होता है? देखिए, इसमें दो चीज आती है, आपके सीआरआर आता है और एसएलआर आता है। लिक्विडिटी रेशियोज उसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें आता है सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ते हैं क्या होता है। CRR is the portion of deposits with the commercial banks that it has to deposit to the RBI. So CRR is the percentage of deposit of commercial bank have to keep with the RBI. The RBI will adjust the said percentage of control the supply of money available with the bank, and accordingly the loans given by the bank will either become cheaper or more expensive. The CRR is a great tool of the control inflation. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा टूल है सीआरआर। क्या होता है कि ये वह रेशियो होता है जिस जिस जो जो परसेंटेज होता है कि सीआरआर, ठीक है, कि ये डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक किसके पास, आरबीआई के पास। मतलब कि 4% अपने डिपॉजिट्स का 4% या 5% जो है कहाँ पे डिपॉजिट करेगी, वहां पे आरबीआई के पास जो है रखेगी रिजर्व के फॉर्म में। ओके। अब इसमें क्या होता है कि अब देखिए, अब बैंकों के पास पैसा है, ठीक है। अब बैंकों के पास अगर सीआरआर कम है, मतलब सीआरआर रेट कम है, तो यानी कि आरबीआई के पास कम जमा करना है, तो ऑब्वियसली बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा। बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट को मतलब कि बहुत सारे मतलब कस्टमर लोन्स वगैरह देना चालू कर देंगे। क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी तो वही डिमांड, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर इसी के इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्या करेगी आरबीआई, सीआरआर रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा कि फिर कमर्शियल बैंक को ज्यादा पोर्शन जो है आरबीआई के पास जमा करना होगा। आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करना होगा तो क्या होगा, बैंकों के पास डिपॉजिट जो है कम होगी तो वो मतलब कि इजिली इतनी क्रेडिट फैसिलिटी लोगों को नहीं देगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा जाएगा नहीं, कम जाएगा पैसा, कम जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। डिमांड इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्यों, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड क्या करेंगे। ओके, तो डिमांड में कमी आएगी। ओके, तो ये होता है सीआरआर। अब होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। SLR क्या होता है? Is the percentage of total deposits that commercial banks have to keep themselves in the form of cash reserves or golds. So increasing the SLR will mean the bank have fewer funds to give loans, thus controlling the supply of money in economy and the opposite is true. यानी कि कुछ SLR होता है मतलब कि जो कुछ पैसा जो है उसे एक परसेंटेज होता है, उतना परसेंटेज जो है उसे गोल्ड के रूप में रखना होता है। यानी कि उसे कह सकते हैं हम लिक्विड एसेट्स के रूप में उसे रखना होता है। लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, जो इजीली कन्वर्ट मतलब कि शॉर्ट टर्म में इजीली कन्वर्ट हो सके कैश में, उसे लिक्विड लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसे गोल्ड के रूप में रखना होता है, फॉर्म में कैश रिजर्व्स वगैरह के फॉर्म में रखना होता है। तो ये जो है डिसाइड करती है कौन, आरबीआई डिसाइड करती है कि इतना एसएलआर आपका होना चाहिए, इतना मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेचरी। ये सेम जैसे कैश रिजर्व रेशो काम करती थी वैसे एसएलआर काम करेगी। अगर बैंक जो है गोल्ड के रूप में पैसा वो कन्वर्ट करके पैसे को रखेगी तो क्या होगा कि उसके पास जो है क्या कहते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज जो है, अगर अगर ये रेट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट फैसिलिटीज कम हो जाएगी। अगर इसको इस रेशो को अगर कम कर दिया जाए, उसे बोला कि एसएलआर आपको कम करना है,
कम करना है तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो क्रेडिट फैसिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो डिमांड करेंगे तो मार्केट बूस्ट होगी तो मतलब कि इस तरह से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। डिमांड और सप्लाई को बराबर रखने का काम किसका है, आरबीआई का। किसके थ्रू करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एसएलआर। ओके, नाउ अब आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब क्या होता है, द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। ये एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी कंट्रोल का। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी थ्रू रेपो रेट्स एंड रिजर्व रेपो रेट। अब ध्यान से समझना यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। The repo rate is actually the rate at which commercial bank and other institutions obtain short-term loan from commercial from central bank। यानी कि मतलब कि 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ठीक है, कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए जो है कुछ पैसा जो है आरबीआई से अगर लोन लेगी तो किस रेट पे लेगी, वो रेपो रेट होता है। जिस रेट पे लेगी वो आपका रेपो रेट होगा। ओके, इसी के अपोजिट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एंड द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई पार्क्स इट्स फंड्स विद द कमर्शियल बैंक। यानी कि आरबीआई जो है अपना फंड जो है कमर्शियल बैंक के पास जो है शॉर्ट पीरियड 14 दिन के लिए 14 दिन के लिए उनको दे देते हैं, ठीक है आप इस रेट पे रखो, आपको इतने पे इस पे ब्याज मिलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमी को कंट्रोल करने का। क्या होता है कि देखो कई बार क्या होता है, बैंकों को शॉर्ट टर्म की जरूरत पड़ जाती है, लोन की जरूरत पड़ जाती है। मान लो कि कस्टमर आया उसके पास कि भाई हमें इतने लोन की जरूरत है, बैंक के पास है नहीं, उसने क्या करा कि आरबीआई से रेपो रेट पे ले लिया 10 दिन की 14 दिन के लिए ले लिया। बैंकों के पास पैसा आ गया तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में पैसा गया तो डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, मार्केट को बूस्ट मिलेगा। तो ठीक है, तो इसमें फिर क्या हुआ कि इसी के अपोजिट अगर मान लो कि लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, तो आरबीआई क्या क्या करेगी, आरबीआई के रेपो रेट को बढ़ा देगी। रेपो रेट को बढ़ा देगी तो क्या होगा कि इसको जो क्रेडिट फैसिलिटीज को वो जो है मतलब कि इससे क्रेडिट फैसिलिटी डिक्रीज हो जाएगा जैसे रेपो रेट बढ़ेगा। ठीक है, और इसके अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब कि बैंकों के आरबीआई क्या करती है, अपना पैसा कुछ जो है बैंकों के पास, अगर आरबीआई को लगता है कि बैंकों के पास फंड की कमी है और क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब इन्फ्लेशन जो है मतलब कि बहुत कम है, मतलब कि इन्फ्लेशन को बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो क्या करती है रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है तो क्या होता है कि और इसमें क्या होगा कि आपका जो आरबीआई जो है फंड उनको देती है, बैंकों को दे देती है, पार्क कर देती है अपना फंड, तो बैंकों के पास फंड अवेलेबल हो जाएगा। फंड अवेलेबल हो जाएगा तो वो क्रेडिट फैसिलिटीज से मतलब कि इंक्रीज होगी और मार्केट को फंड जाएगा। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। इन दिनों ध्यान रख लेना, रेपो रेट वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जिसपे कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो एट विच रेट द आरबीआई पार्क्स इट्स फंड विद कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये दोनों थे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ओके, ध्यान रख लेना, बैंक रेट थोड़ा लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है और रेपो रेट रिवर्स रेट ये छोटे अंतराल के लिए होता है। नाउ अब आता है मोरल सुएसन। मोरल सुएसन क्या होता है, यानी कि नैतिकता के आधार पर जो है मतलब कि उनको एडवाइस देना। क्या होता है, दिस इज द इनफॉर्मल मेथड ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। ये इनफॉर्मल मेथड है, फॉर्मल नहीं है। द आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज thus enjoys supervisory position of the banking system. If there is a need, it can urge the banks to exercise credit control at the time of maintain the balance funds in the market. This method is actually quite effective since banks tends to follow the policy set by the RBI. कि आरबीआई ने जो पॉलिसीज मतलब कि सेट की है, आरबीआई जो मतलब कि जो कह रहा है, आरबीआई ने बोला कि ठीक है मार्केट में कोई इक्विलिब्रियम लाना है तो कमर्शियल बैंक को एडवाइस जारी करती है, ठीक है आप ऐसा करो कि अभी लोन जो है कम दो, ठीक है, लोन कम लोन अभी कम दो, लोन को रोको, क्रेडिट फैसिलिटीज को इंक्रीज करो या बढ़ाओ, मार्केट को इक्विलिब्रियम के हिसाब से एडवाइस जारी करते उनको फॉलो करो। तो यही है मतलब कि एक इन्फॉर्मल बात है, किसी को कहता है ना कि भाई ठीक है भाई देखो मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है, आप जो है इसको आप जो है लोन वगैरह इतना ज्यादा मत दो, ठीक है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो ये होता है मोरल सुएसन। अब ये जो मैं कुछ रेट्स दे रखे मैंने देखिए, ये है आपका सीआरआर 3% है करंट, 1 मई 2020 को ये आया था, ठीक है। एसएलआर आपका 18% है, रेपो रेट आपका 4.40% है, रिवर्स रेपो रेट 3.75% है,
मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.40, बैंक रेट आपका 5.40% है। ठीक है, ये फर्स्ट में 2020 के ये रेट्स हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये रेट जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन रेट्स को जब भी आप एग्जाम में जाओ तो उससे 1 वीक बिफोर जो है रेट्स जो है पढ़ लेना, गूगल में सर्च मार लेना। ठीक है, तो वो नए रेट्स पढ़ के जाना एग्जाम में। ये मैंने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया कि इस तरह से जो है आरबीआई जो है रेट डिसाइड करती है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आरबीआई की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी थी वो हमने सारा डिस्कस किया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए आपके, और सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के। और क्यों करती है ये मैंने बता दिया आपको क्यों करती है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाना है, इकोनॉमी को। ठीक है, ऐसा ना हो कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसा ना हो कि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको डिटेल में मैंने बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड जो है ज्यादा होता है, डिमांड उसमें मतलब कि सप्लाई उतनी ही रहती है। डिमांड क्यों ज्यादा होगा? क्यों? फंड इजिली अवेलेबल है, फंड इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्रेडिट फैसिलिटी बैंक जो है मतलब कि बैंक ने इंक्रीज कर दिया है, और सस्ते सस्ते लोन मिल जा रहे हैं कस्टमर के पास। तो इजीली ऑब्टेन करें लोन, और मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अब सबको लोन मिलने चालू हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा कि वो सारे डिमांड करने लग जाएंगे उस चीज के लिए, किसी मशीनरी के लिए, किसी प्लांट के लिए, किसी कमोडिटीज के लिए। तो इस वजह से इसको कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई करती है। ठीक है, और आरबीआई किसके माध्यम से करती है? कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से करती है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है? वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि मार्केट में जो है मतलब कि पैसा ज्यादा है, तो अपने सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो है कुछ पीरियड्स के लिए वो बेचना चालू कर देती है। बेचना चालू कर तो मार्केट का सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। और जब लगेगा किसी नहीं मार्केट में फंड की कमी है, फंड की कमी है, तो मतलब कि बहुत मतलब कि नीचे इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो उसको बूस्ट करने के लिए क्या करेगी फिर? उन सबको खरीदना चालू कर देगी, सारे बॉन्ड्स वगैरह खरीदना चालू कर देगी। तो आरबीआई से पैसा कहाँ चला जाएगा? पैसा चला जाएगा मार्केट में। तो मार्केट में चला जाएगा तो मार्केट को बूस्ट मिलेगा, और जो है मतलब कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये इस तैयार की आरबीआई और इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो मेरा जो ये चैनल है अचीवर्स पाठशाला, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेरीज हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, इस नंबर पे जो दे रखा है, मेरा नंबर है। और अगर आपको अच्छा लगे यह लेक्चर तो अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और कुछ अलग टॉपिक पे वीडियोस चाहिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप उसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो वीडियो जो है आपको बना के यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूँ। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने कवर आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं अगर हो सके तो इसको दोबारा से जो है मतलब कि एक नया लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।